मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा केमिकल बॉन्डिंग इस पर्टिकुलर टॉपिक पर जो चैप्टर हमारा स्टार्ट है उसमें इस लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं बेटा वो है ड्रॉबैक्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो ड्रॉबैक्स हैं वो उसको ओवरकम करने के लिए जो न्यू कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम था हाइब्रिडाइजेशन, उसके बारे में हम आज इस लेक्चर में ठीक है डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला हेडिंग हम लिखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है ना। तो इसके ड्रॉबैक्स में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ड्रॉबैक्स में दो ड्रॉबैक्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहला ड्रॉबैक यह है बेटा कि किसी भी एलिमेंट का जो वैलेंसी होती है वो बेसिकली उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की कितनी होती है, जितना उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर्स है। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वही नंबर उसकी वैलेंसी बनेगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है और उसकी वैलेंसी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन वाला केस लेते हैं तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, लेकिन बेटा वैलेंसी तो उसकी 4 है, बराबर है। तो ये प्रॉब्लम एक्सप्लेन नहीं हो पाया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है हम यहाँ पे लिखेंगे वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स present in outermost cell of an element। ठीक है ना, बराबर है। but observed valency observed valency is not explained by valence bond theory। ठीक है ना, किसके observed valencies? तो एग्जांपल्स में बेटा इसमें बेरिलियम, ठीक है, उसके बाद में बोरॉन, उसके बाद में कार्बन बोरॉन बेरिलियम। ठीक है ना, ऐसे कुछ एलिमेंट्स है जिसकी वैलेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद में सेकेंड नंबर वाला पॉइंट, ठीक है, इस ड्रॉबैक के बाद सेकेंड नंबर वाला पॉइंट, ठीक है, बराबर है। बेरिलियम में बोरॉन और कार्बन, ये तीन एलिमेंट का ध्यान में रखिएगा जिसकी वैलेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सेकेंड पॉइंट में दिया है कुछ मॉलिक्यूल्स या जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है बेटा उसका एक पर्टिकुलर शेप होता है, अरेंजमेंट होता है, हम देखेंगे आगे। ठीक है ना, बराबर है। तो वो जो अरेंजमेंट का जो पैटर्न है वो कैसे तैयार होता है इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ठीक है, ये पॉइंट भी यहाँ पे हमको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक, बराबर है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट explain about the shape and geometry of some compounds। ठीक है ना, एग्जाम्पल, बराबर है। इसमें एग्जाम्पल वाटर, उसके बाद में अमोनिया। ठीक है ना, ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स, ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जिसकी ज्योमेट्री के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट उसके ड्रॉबैक्स है बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। अब इसी को ओवरकम करते हुए न्यू कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे
to overcome this drawbacks, ठीक है, new concept is introduced, बराबर है। और वो कंसेप्ट था बेटा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। न्यू कंसेप्ट इंट्रोड्यूस, नाम है हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, ठीक है ना। इसको समझने के लिए एक छोटा सा ठीक है ना, एक छोटी सी एग्जांपल लेता छोटा सा, ठीक है बेटा। समझ लीजिए कि भी 3 छोटे बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, और 2 लड्डू हैं, ठीक है। 2 लड्डू, एक का साइज छोटा है लड्डू का, एक का साइज बड़ा है, और 3 बच्चे हैं। तो अब प्रॉब्लम है बेटा मम्मी के सामने कि भी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस पूरे लड्डू का, ठीक है। तो मम्मी उस केस में क्या करते हैं बेटा, वो दोनों लड्डू को क्रश कर देगी, क्रश करके पूरा मटेरियल मिक्स करेगी, मिक्स करने के बाद में उसके 3 इक्वल पार्ट्स बनाएगी, और वो तीनों इक्वल पार्ट्स तीनों बच्चों को दे देगी। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तीनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तीनों को इक्वल अमाउंट में मिला, किसी की कोई नाराजगी नहीं, सब खुश। तो ये जो प्रोसेस हुआ, ठीक है ना, सेम प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भी होता है, ठीक है। अभी कैसे होता है ये हम अभी समझेंगे टेक्निकल टर्म्स में, ये तो मैंने आपको एग्जांपल बताया। लेकिन आगे बढ़ने से पहला बेटा इस हाइब्रिडाइजेशन की जो डेफिनेशन है उसको फोकस करते हैं पहले, ठीक है। तो व्हाट इज मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे उसका डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखिए जरा डेफिनेशन में क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज mixing and it is the mixing and recasting of atomic orbitals। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिक्स किया था उसमें, तो देखो मिक्स, और मिक्स करने के बाद में उसके 3 इक्वल पार्ट बनाए, तो उस एग्जांपल में लड्डू वाले, तो उसको बोलेंगे रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो वही चीज इसमें इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में। अब इस डेफिनेशन को मैं कंप्लीट करता हूं। इट इज मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम, एक ही एटम के ऑर्बिटल होने चाहिए, विथ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज। थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है एनर्जी में, लेकिन सभी एटॉमिक ऑर्बिटल एक ही एटम के होना चाहिए, ये कंडीशंस रहेगा, ठीक है ना। डिफरेंट एनर्जीज, ठीक है, टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल उसमें मिक्स किए जाएंगे उतने ही बनाएंगे। अब लड्डू वाले केस में थोड़ा अलग था बेटा, 2 लड्डू थे लेकिन इक्वल पार्ट्स कितने बनाए गए, 3। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए जाएंगे बेटा उतने ही न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, हैविंग सिमिलर एनर्जीज, एनर्जी सेम रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद में उसके ठीक है, मैक्सिमम सिमेट्री का मतलब है कि वो जो भी न्यू ऑर्बिटल तैयार होंगे वो इस ढंग से अरेंज रहेंगे कि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है इलेक्ट्रॉन के बीच का वो मिनिमम रहे, ठीक है ना। तो सिमिलर एनर्जीज एंड मैक्सिमम सिमेट्री एंड डेफिनेट ओरिएंटेशंस, ठीक है ना, एंड डेफिनेट ओरिएंटेशंस, ठीक है, डेफिनेट ओरिएंटेशन इन स्पेस। तो कुछ यहाँ पे चीजें मेंशन की गई है, उसको मैं अंडरलाइन करता हूं इसमें, ठीक है ना। मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग तो ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम, ये भी ध्यान में रखिएगा। इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, उसमें एनर्जी सेम रहेगी,
मैक्सिमम सिमेट्री रहेगी और डेफिनेट ओरिएंटेशन रहेगा स्पेस में, ठीक है ना, डेफिनेट ओरिएंटेशन इन स्पेस। ये इसकी पूरी टेक्निकल डेफिनेशन है बेटा, ठीक है। इसमें 3-4 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। मिक्सिंग रिकास्टिंग का मतलब आपको समझ में आ गया। जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे मिक्सिंग में, उतने ही न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा है इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है वो हमें समझना है, ठीक है ना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो इसके टाइप्स है, उसके पहले हमें इसके स्टेप्स को समझना होगा। तो स्टेप्स, उसके बाद में इसकी कंडीशंस, ये दोनों पॉइंट्स अभी हमें देखना है बेटा। ये हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में जाने से पहले ये जो हमने ड्रॉबैक्स पढ़े, ठीक है ना, उसमें एक और पॉइंट मैं ऐड कर देता, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे लिखा है कि भी ऑब्जर्व्ड वैलेंसीज, ये जो है वैलेंसीज जो है, आने वाली वैलेंसीज जो एक्चुअल वैलेंसीज है उसको एक्सप्लेन नहीं किया है। तो एक केस में यहाँ पे एक्सप्लेन करता कार्बन वाला, बराबर है। अब आपको पता है कार्बन में 1s2 2s2 देन 2p2, ठीक है। अब ये इसका आउटर मोस्ट सेल है। अब आपको पता है s के लिए एक ऑर्बिटल और इसके लिए कितने ऑर्बिटल है बेटा, 3। ये 2 इलेक्ट्रॉन तो पेयर में रहेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल रहेंगे, ठीक है। तो देखा जाए तो इसके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो कार्बन जो है बेटा वो क्या होना चाहिए, डाइवैलेंट, लेकिन वो डाइवैलेंट होता नहीं है। एक्चुअल में होता कैसा है, वो टेट्रावैलेंट। अब टेट्रावैलेंट होता है, ये कैसे होता है वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है। ये है था ड्रॉबैक्स फर्स्ट, ठीक है ना। दूसरा जो ड्रॉबैक था बेटा, इसमें शेप एंड ज्योमेट्री के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। इतना लिखा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि ज्योमेट्री और शेप डिसाइड होगी, ठीक है ना, जो भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रहेंगे, लेकिन उसका पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है उसने, ठीक है। जैसा वाटर वाले केस में, अगर मैं वाटर की बात करूँ, ठीक है, इसका जो अरेंजमेंट रहता है बेटा, उसमें H यहाँ पे, ठीक है ना, इसमें बीच में ऑक्सीजन, इधर H रहता है, इधर एक H रहता है। उसके बाद में इसके लोन पेयर्स रहती है, इस तरह से लोन पेयर्स, ऐसे लोन पेयर्स रहती है। ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर रहती है। तो ये जो पूरा अरेंजमेंट होता है बेटा, ये होता है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। कैसा रहता है, टेट्राहेड्रल, बराबर है। ये टेट्राहेड्रल शेप के बारे में वीबीटी में ऐसा कुछ दिया नहीं है, ठीक है ना, बराबर। ये सब चीजें इसके ड्रॉबैक्स थे जो हाइब्रिडाइजेशन में कंप्लीटली सॉल्व हो जाती है, ठीक है ना। तो हम अभी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। अब बेटा हाइब्रिडाइजेशन जो है ना, इसको हम डिटेल में अब समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो स्टेप है, नेक्स्ट वाला जो यह है टॉपिक, वह है स्टेप्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में, उसको हम अभी समझेंगे। तो बेटा इसमें सबसे फर्स्ट, ठीक है, सबसे फर्स्ट वाली जो स्टेप है बेटा, वह है फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ये स्टेप में क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन में, वो हमें समझेंगे, ठीक है, वो हमें समझना है इसमें। अब इसमें एग्जांपल पहले ले लेता हूं, फिर स्टेटमेंट बाद में लिखेंगे। अब इसमें कार्बन का ही एग्जांपल लेता हूं। आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 देन 2p2, ये है बेटा उसका आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। इसका एक ऑर्बिटल, इसके 3 ऑर्बिटल्स, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये पेयर में रहेंगे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल सिंगल, इस तरह से। ये जो कंडीशन है बेटा, जिसमें उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और ये क्या हो गया बेटा, लोन पेयर, बराबर है। इस कंडीशन को कहा जाता है ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको, ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना। अब ग्राउंड स्टेट के हिसाब से देखें तो ये डाइवैलेंट है, ठीक है ना। ग्राउंड स्टेट के हिसाब से क्या देखें, ये तो ये है डाइवैलेंट, क्योंकि बैलेंस जो है ये बता ना, ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके हिसाब से डाइवैलेंट, क्योंकि वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस सेल। ये जो है ये आउटरमोस्ट सेल है, इसको बोलेंगे वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उतनी वैलेंसी होनी चाहिए, लेकिन ये तो कार्बन की वैलेंसी तो 4 है, इसका मतलब ये डाइवैलेंट नहीं है, बराबर। तो
इसका मतलब होता क्या है इसके बारे में, मतलब अगर ये डायवैलेंट नहीं है तो किस तरह से ये अपनी वैलेंसी को मैनेज करता है। वो क्या करता है, ये वैलेंस शेल का ही जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है उस इलेक्ट्रॉन को इस एम्प्टी ऑर्बिटल में जंप करवाता है, और जंप करवाने के बाद यहाँ पे आप सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो 3 ऑर्बिटल है यहाँ पे भी 3 सिंगल, ठीक है ना। ये जो तैयार हुआ बेटा इसे कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना। और इस एक्साइटेड स्टेट की वजह से फिर कार्बन बन जाता है बेटा टेट्रावैलेंट, ठीक है ना। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ऐसे तैयार होता है बेटा एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। कुछ एलिमेंट जो है वो ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग करते हैं, कुछ एक्साइटेड स्टेट में बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से तैयार होता है बेटा ये एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल का, वैलेंस शेल की बात कर रहा हूं, उसका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एम्प्टी ऑर्बिटल में क्या करेगा, जंप करेगा, ठीक है। तो उस वजह से तैयार होता है बेटा एक्साइटेड स्टेट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट के बारे में। अब स्टेप नंबर 2 की बारी है, अब स्टेप नंबर 2 की बारी है, ठीक है ना। अब स्टेप नंबर 2 में है मिक्सिंग एंड रीकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। मिक्सिंग एंड रीकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब ये क्या है, ठीक है ना बेटा, इसमें ध्यान से देखिए। ये जो एक्साइटेड स्टेट है कार्बन का, ठीक है ना, इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे जगह का मैं तो इधर ले लेते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल लेते हैं बेटा कार्बन का ही, ठीक है ना। अब आपको पता है कार्बन का 1s2 देन 2s2 देन 2p6 ये बैलेंस है। तो इसका जो है एक्साइटेड वाला जो स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना, वही हम कंसीडर करेंगे। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसके इस तरह से 1 2 3 ऐसे, बराबर। तो देखा जाए तो इसमें तो बेटा हम इसमें कार्बन का एक्साइटेड स्टेट हमने कंसीडर किया, ठीक है। अब ये जो है बेटा ये बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही है, बराबर है। s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल्स, ठीक है। इनके एनर्जी में डिफरेंस रहेगा, बराबर है। डिफरेंट इन एनर्जीज, ठीक है, डिफरेंस इन एनर्जीज ऐसा लिखना पड़ेगा। डिफरेंस इन एनर्जीज, दोनों के एनर्जी में डिफरेंस रहेगा। अब इसको बॉन्डिंग करना है, तो बॉन्डिंग करने के पहले क्या होता है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चारों के चारों एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होंगे बेटा, मिक्स होंगे। क्या होगा इनका होगा मिक्सिंग, और मिक्सिंग होने के बाद में क्या होगा बेटा इनका रीकास्टिंग। मिक्सिंग और रीकास्टिंग होगा इसका। और मिक्सिंग और रीकास्टिंग होने के बाद में जितने एटॉमिक ऑर्बिटल थे तो कितने हैं बेटा, 4। कितने ऑर्बिटल है, 4। तो बनने वाले जो न्यू ऑर्बिटल्स है वो भी कितने रहेंगे नंबर में, 4, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरह से न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल जो बनेंगे बेटा उनका भी नंबर क्या रहेगा, 4, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको हम इस तरह से डिनोट कर देंगे। अब ये जो तैयार हुआ इसे कहा जाएगा बेटा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक। इन्हें क्या कहा जाएगा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब बेटा इसमें कोई s नहीं है, कोई p नहीं है, सबका नाम क्या हो जाएगा, इसका भी नाम sp3, इसका भी नाम sp3, इसका भी नाम sp3, इसका भी नाम sp3, सबका नाम sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है ना। सबकी एनर्जी क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। अब सेम एनर्जी अगर है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन को कहा जाता है डीजनरेट। तो ये हो जाएगा बेटा डीजनरेट ऑर्बिटल्स, सबकी एनर्जी सेम रहेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा मिक्सिंग होता है और रिकास्टिंग होती है, ठीक है ना। ये मैंने जो समझाया आपको स्टेप नंबर 2 समझाया।
ठीक है। अब बेटा इसमें स्टेप नंबर 3 समझना है, ठीक है। स्टेप नंबर 3, ठीक है बेटा। इसमें स्टेप नंबर 3 जो है, तो स्टेप नंबर 3 वो है बेटा ओरिएंटेशन, ठीक है ना। स्टेप नंबर जो 3 है वो है ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। ओरिएंटेशन मतलब बेटा उसका बेसिक अरेंजमेंट होता है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट इन स्पेस, ठीक है ना। अरेंजमेंट इन स्पेस, किस डायरेक्शन में वो अरेंज होंगे, ठीक है ना, ओरिएंटेशन का मतलब। तो बेटा ओरिएंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बीच का, ठीक है ना, जो रिपल्शन फैक्टर है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है, ठीक है ना। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अरेंज hybridized orbitals are arranged in such a way to reduce, ठीक है ना, in such a way to reduce repulsions, ठीक है ना, बराबर है, to reduce repulsions between them, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा उसमें, ठीक है। चलो ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब उसके बाद में स्टेप नंबर 4, तो स्टेप नंबर 4 आता है बेटा एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तैयार होते हैं उसके एनर्जी के बारे में। ये पॉइंट बेटा मैंने यहीं पे कवर कर दिया है। मैंने क्या कहा कि जो भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तैयार होगा, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल के एनर्जी में डिफरेंस रहेगा, लेकिन जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तैयार होगा बेटा वो सभी कैसे रहेंगे, सेम एनर्जी के साथ रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको एक ही पॉइंट लिखना है, ऑल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर डीजनरेट। अब डीजनरेट का मतलब दैट इज हैविंग सिमिलर एनर्जीज, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा ये पूरी की पूरी जो स्टेप्स है, चारों की चारों स्टेप्स मैंने आपको बताया। पहले स्टेप में एक्साइटेड स्टेट का फॉर्मेशन, दूसरे इसमें मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, तीसरे इसमें उसका अरेंजमेंट जिसको ओरिएंटेशन बोलेंगे, और चौथा इसमें उसकी एनर्जी, ठीक है ना। तो इतना हमें हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा, इसके जो फीचर्स है या कंडीशंस है वो देखेंगे। फीचर्स जो है हाइब्रिडाइजेशन के, साइलेंट फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, वो पॉइंट अभी हमें देखना है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस, ठीक है। तो 5-6 फीचर्स है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद में बेटा इसके टाइप्स देखना है हमें, ठीक है। तो टाइप्स जो है बेटा वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम फीचर्स देखेंगे, ठीक है ना। तो फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे बेटा वो सेम एटम के होंगे, ठीक है ना, बराबर। और दूसरी चीज उसमें जो एनर्जी का जो डिफरेंस रहेगा वो कैसा रहेगा बेटा, स्लाइट डिफरेंस रहेगा। तो कंपेरेबल एनर्जी, ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ऐसे, स्लाइट डिफरेंस इन एनर्जी, इसके लिए, ठीक है ना। इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ
comparable atomic orbitals of comparable energies can only participate in, ठीक है ना, atomic orbitals of comparable energies can only participate in hybridizations, ठीक है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा, इसमें ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। इलेक्ट्रॉन का मिक्सिंग या उसका रिकंस्ट्रक्शन मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है ना। ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल्स and not the electrons undergo hybridizations, ठीक है ना। और उसके बाद में बेटा नंबर थ्री का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, नंबर 3 पर जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन के तैयार होंगे, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। उसके बाद में नंबर 4 में सबसे इंपॉर्टेंट ये दिया है, ठीक है, कि भी ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का एक अपना ओरिएंटेशन होता है, जो हमने देखा आपके स्टेप्स में। ताकि ओरिएंटेशन का 2 मकसद है बेटा, उनके बीच का जो इलेक्ट्रॉन्स का जो रिपल्सन फैक्टर है वो मिनिमाइज हो जाए और स्टेबिलिटी वो मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है ना। तो इसमें यहां पे लिखेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड इन स्पेस टू मिनिमाइज रिपल्शन को मिनिमाइज करेंगे एंड मैक्सिमाइज स्टेबिलिटी, ठीक है ना। चलो 5th नंबर का जो पॉइंट है वो ये है कि भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हो गए, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसके कंपैरिजन में हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा वो ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, ठीक है ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट, कोवेलेंट बॉन्ड formed by hybridized orbitals are more stronger than by pure atomic orbitals, ठीक है। तो बेटा ये कुल मिला के 5 ऐसे फीचर्स, ठीक है। पहला फीचर्स है कि कंपेरेबल एनर्जी, ठीक है। दूसरा फीचर्स है नॉट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, ठीक है। उसके बाद में नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल और नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है ना। इसमें मिनिमाइज किया जाता है रिपल्सन और मैक्सिमाइज किया जाता है स्टेबिलिटी।
ठीक है। और जो बॉन्ड बनेगा हाइब्रिडाइज बाय हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन, ठीक है ना। इस तरह से ये कुल मिला के 5 पॉइंट्स जो फीचर्स के रूप में मैंने आपको लिख के दिया बेटा, इसको बराबर थॉरली पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। उसको नोट डाउन करना बराबर कॉपी में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ेंगे बेटा वो है हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स, कितने टाइप्स अवेलेबल है उसको पूरा डिटेल में एग्जाम्पल के साथ हमें उसे पढ़ना है, ठीक है। तो थैंक यू।